एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सभी बच्चे ये हो जाइए कनेक्ट। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के हेल्प हो सके। चलिए फिर आज की क्लास को हम कर लेते हैं स्टार्ट। ये आपकी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। प्रीवियस वीडियोज़ में हम 33 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं कंप्लीट। क्लियर सभी को? हाँ, अगर किसी बच्चे ने प्लेलिस्ट में वॉच नहीं किया है जाके तो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। उसमें 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को अभी तक जितनी भी मैंने अपलोड की हैं उन सभी को वॉच कर लेना। क्लियर? तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि हम कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पर लाई कर रहे हैं इस टाइम। क्लियर सभी को? लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ चुके हैं, तो जल्दी से हो जाइए सभी कनेक्ट। चलिए फिर आज की क्लास को विदाउट एनी डिले कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पराग कोश की संरचना और विकास को बताइए। अब देखो पराग कोश क्या होता है। कुछ बच्चे जो बायो बैकग्राउंड से हैं वो तो इस क्वेश्चन को इजीली समझ लेंगे फिर भी, लेकिन मैं जैसा कि हमेशा ही बायलिंगुअल समझाती हूँ ताकि हर बच्चा समझ सके। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आपको बिल्कुल भी इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। क्लियर? हाँ, आपको बिल्कुल टोटली हिंदी यूज़ करनी है अपने पेपर में। चलिए, परागकोश देखो क्या होता है। परागकोश को हम एंथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। क्लियर? हाँ, इसको एंथर भी बोला जाता है। तो परागकोश की संरचना कैसी होती है देखो। सामान्य रूप से द्विकोष्ठीय परागकोश में 4 परागधानियाँ होती है। परिपक्वता के समय इनके मध्य की भित्ति जो है वो मध्य की कोशिका भित्ति टूट जाती है, जिसमें केवल 2 लंबी परागधानियाँ रह जाती है। अब देखो कैसे, मैं आपको बना के बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है तो बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा आपके। क्लियर? और अगर आपको इसमें से थ्योरी पढ़नी है तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैं तो बिल्कुल ईजी वे में समझा सकती हूँ आपको, और वही आपको जो है एग्ज़ाम टाइम तक याद रहेगा। चलिए देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। सबसे पहला जो इसका डायग्राम होता है आपका परागकोश का, वो इस तरीके से होता है। क्लियर? हाँ, मैं पूरा बना देती हूँ इसे। इस तरीके से कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये स्टेप फर्स्ट है इसका। ठीक है भाई? हाँ, लिख लेंगे सभी मेरे साथ साथ, मैं बोल रही हूँ। ये जो पार्ट है इसका ये कहलाता है परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश बोलते हैं। और ये बीच वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं योजी। क्लियर? हाँ, इसको योजी या कनेक्टिव बोला जाता है। ये हमारा हुआ एंथर, और इसके नीचे जो है इसको बोलते हैं पुतंतु। क्लियर? एक सेकेंड। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको पुतंतु बोला जाता है, और इसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर थी इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्लियर सभी को? अब आगे चलते हैं, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। इसके आगे स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके की होती है। इस तरह से यहाँ पर हमारी ये होती है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा जिसे बोलते हैं, और इसके अंदर ये छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं जस्ट लाइक कॉर्नर। तो ये तो हुई हमारी बाह्य त्वचा। क्लियर? और इसके अंदर जो है ये होता है विभज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर सभी को? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल स्ट्रक्चर क्या होती है। जो मैंने आपको परागकोश बना के दिखाया था ना, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देख लो वही कैसी होती है। ये होती है इस तरीके से, कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर ये जो है हमारे ये चारों होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? परागकण या माइक्रोस्पोर। और ये होती है हमारी लघु बीजाणुधानी। ये जो चारों दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या है? लघु बीजाणुधानी। और इसके नीचे होता है इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से होता है, और फिर जस्ट लाइक। ठीक है? तो क्लियर आ गया सभी को समझ में? इसीलिए बोल रहा है कि ये एक द्विकोष्ठीय संरचना है। द्विकोष्ठीय कैसे है? इस तरीके की बताया ना मैंने। इसमें 2 कोष्ठक होते हैं। अगर बीच से काटेंगे इसको तो बिल्कुल जो है सिमेट्री आएगी इसमें, बिल्कुल इक्वल। ठीक है? फिर कह रहा है इसमें परागकोश में 4 परागधानियाँ होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे होती है 4 परागधानियाँ, ये इस तरीके से। क्लियर? और परिपक्वता के समय इनके मध्य की जो भित्ति है वो टूट जाती है। जब ये मैच्योर होंगे तो ये बीच वाली भित्ति क्या होगी इसकी? टूट जाएगी। और फिर क्या होगा? 2 परागधानियाँ रह जाती है इसमें। विकास से पूर्व परागकोश की समस्त कोशिकाएं एक समान और विभाज्य होती हैं।
एक कोशिका समूह के बाहर बाह्य त्वचा होती है। मैंने बताया ना आपको कि उसके बाद जो है, जो अभी मैंने डिटेल स्ट्रक्चर बताई थी ये वाली, इसके बाद की जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली बनती है, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में बता दी थी, लेकिन ये थर्ड स्टेप में आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये होती है बाह्य त्वचा। बोल रहे हैं ना कि एक कोशिका समूह के बाहर बाह्य त्वचा होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। इस अविकसित पराकोष में बाह्य त्वचा के भीतर 4 कोणों में विभक्त हो जाती है। तेजी से विभाजन के कारण यह गोल से चार पाली वाली बन जाती है। इसकी चारों पालियों में विभाज्य कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी और सघन कोशिका द्रव्य युक्त हो जाती हैं। इनका केंद्रक भी बड़ा होता है और ये कोशिकाएं जो है वो प्रपशु आरंभक का काम करती हैं, आर्किस्पोरियल इनिशियल्स का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे बोला है कि इस अवस्था में कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में विभाजन या तो रुक जाता है या फिर मध्यम पड़ जाता है। प्रत्येक आर्किस्पोरियल इनिशियल में पेरिक्लाइन विभाजन होता है। उसके फलस्वरूप बाह्य त्वचा की भित्ति प्रथम भित्तीय कोशिका के अंदर की ओर और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका करती है। अब देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि इसके कितने स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो होता है ये वाला, ठीक है, हाँ, फर्स्ट डायग्राम तो हुआ इसका ये। सेकंड जो मैंने इसकी आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताई है ये वाली होती है। यहाँ पर ये हमारी होती है लघु बीजाणुधानी और इसके नीचे होता है ये, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके आगे की जो स्ट्रक्चर है मैं बता देती हूँ इसको, ठीक है, यहाँ तक बना लो सभी। इसके आगे की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये यहाँ पर होती है हमारी एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। इसके अंदर होता है यहाँ विभज्योतक ऊतक, इसी तरीके से स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके आगे का जो स्टेप है वो इस तरीके से है, देखो ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर होगी। ये बाह्य त्वचा है हमारी, क्लियर। और यहाँ पे, यहाँ चारों कोनों पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है, क्लियर। सॉरी, बीच में ये कट मत लगाना भाई, दोबारा बना देती हूँ मैं इसको। इस तरीके से बाह्य त्वचा हो गई और ये चारों कोनों पर ये इस तरीके से हो जाएगी स्ट्रक्चर। तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका, आर्किस्पोरियल सेल। अब इससे जो आगे का विभाजन है, देखो इससे आगे का विभाजन क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये विभाजित होने लगता है। देखो कैसे, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से थे ना वो चारों कोनों में, तो ये इस तरीके से विभाजित हो जाएगा। और ये क्या है? पेरिक्लाइन विभाजन बोलते हैं इसको, पेरिक्लाइन विभाजन, क्लियर। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, इससे आगे का स्टेप बताती हूँ। इससे आगे क्या होता है, फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये बाह्य त्वचा तो हमेशा यही रहेगी, क्लियर सभी को। और ये जो पेरिक्लाइन विभाजन हुआ है ये यहाँ पर चारों कॉर्नर में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ पे विभज्योतक ऊतक है ही जो इसे फिल कर रहा है, तो बीच में तो विभज्योतक ऊतक लिख देंगे आप, ठीक है। इसको बोलेंगे हम प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बोलेंगे? प्राथमिक भित्ति कोशिका। और इसके नीचे जो है ये, वेट अ सेकेंड, इधर बता देती हूँ थोड़ा क्लियर तरीके से, ठीक है। जैसे इस तरीके से था, तो ये तो जाएगी हमारी प्राथमिक भित्ति कोशिका, क्लियर। और इसके जो नीचे है ये कहलाएगी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, क्लियर यहाँ तक सभी को। और इससे जो आगे का लास्ट स्टेप है वो क्या होता है, वो इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें फिर डिवाइड करने लगती हैं, ये चारों कोनों में ये जो बन रही हैं ये बन जाती हैं मात्र कोशिकाएँ। क्या बोलते हैं इन्हें? मदर सेल या मात्र कोशिकाएँ, क्लियर। यहाँ पे बाह्य त्वचा की तरह इसके अंदर जो है ये सारे कोने भर जाते हैं, क्लियर सभी को। तो ये होते हैं स्टेप्स इसके, क्लियर। अब आप थ्योरी को पढ़ के देखना, बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और विभिन्न प्रकार के मापक बर्तन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो है नपना ग्लास, दवा के लिए, दवा मापन के लिए। दूसरा है नपना
बेलन किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए। फिर लीटर है, लीटर आपने देखा भी होगा, है ना, दूध वाले के पास होता है, दूध के मापन के 1 या आधा लीटर का होता है उसके पास। नेक्स्ट है फिर लीटर 5 से 10 लीटर का होता है, जैसे कि मिट्टी का तेल का मेजरमेंट करते हैं या पेट्रोल या डीजल नापने के लिए बड़े बड़े लीटर का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और मूलांकुर और प्रांकुर से क्या बनता है। अब देखो बीजों की संरचना, सबसे पहला है कि सेम का, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सेम के बीज का। सेम का जो बीज है वो कुछ बड़ा होता है, इसके सभी भागों का अध्ययन अच्छी तरह किया जा सकता है। सेम के बीज को ध्यान से देखो। अब देखो इसमें डायग्राम में देखना ध्यान से, बिल्कुल सेम का जो बीज है दिखा रखा है। देखो इसमें कह रहा है ध्यान से देखो, आकार में प्राय मनुष्य के गुर्दे की तरीके की स्ट्रक्चर होती है सेम के बीज की, है ना, जस्ट लाइक ह्यूमन किडनी। अब बीज के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम बीज चोल बोलते हैं, क्लियर, और यह बीज को सूखने से और हानिकारक परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। विभिन्न जातियों के सेम के बीजों का आवरण रंग सफ़ेद या हल्का या गहरा भूरा होता है, यह प्राय चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह होता है जिसे नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं फिर, यह सेम के बीज का वह भाग है जहाँ यह फल भित्ति से जुड़ा होता है। नाभिक के एक और एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार बोलते हैं, ये बीजांड द्वार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिर, आगे इसमें कहा है कि सेम के कुछ सूखे बीजों को रात भर पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन प्रातःकाल बीज पानी सोखकर फूल जाएंगे। इन बीजों को कपड़े और सोखता कागज पर सुखा लो। अब एक बीज को दबाओ, तुम्हें बीजांड द्वार से पानी निकलता दिखाई देगा। सुई अथवा चिमटी की मदद से बीजों के बीज चोल को पृथक करो, तुम्हें बीज चोल के अलग करने पर एक संरचना दिखाई देगी जिसे भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। और भ्रूण से ही क्या बनता है? नया पौधा बनता है। भ्रूण का अध्ययन करने पर सबसे पहले गुर्दे के आकार के 2 बीज पत्र दिखाई देंगे। क्लियर सभी को? एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं ये। सेम के 2 बीज पत्रों में से एक बीज पत्र को हटा लो। जहाँ बीज पत्र जुड़े रहते हैं वहाँ भ्रूण के अन्य भाग दिखाई देते हैं जिन्हें मूलांकुर और प्रांकुर बोलते हैं। मूलांकुर से जड़ बनती है और प्रांकुर से क्या बनता है? तना बनता है। और भ्रूण अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता, यह बीज पत्रों में संचित भोजन पर निर्भर रहता है। सेम, मटर, चना और इमली बीजों के भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं और ऐसे बीजों को क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। और जिनमें सिर्फ एक बीज पत्र होता है उनको बोलते हैं एक बीजपत्री या फिर मोनोकोट, और इसको बोलते हैं डाइकोट या द्विबीजपत्री। क्लियर सभी को भाई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर बताइए। तो देखो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में अंतर क्या होता है? सबसे पहला तो जो सरल पत्ती होती है उसमें केवल एक पर्णफलक होता है। पर्णफलक कैसे? देखो इस तरीके से, सिर्फ एक पर्णफलक होगा, सिंपल जो हमारी लीफ होगी। दूसरा कंपाउंड लीफ में कह रहा है कि इसमें पर्णफलक कई छोटे छोटे पर्णकों में विभाजित होता है। देखो कैसे, ये इस तरीके का होता है इसकी स्ट्रक्चर, ये कई पर्णफलकों में विभाजित रहता है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट में कहा है कि सरल पत्ती के कक्ष में कम से कम एक कक्षस्थ कलिका और इससे बनी शाखा होती है। इसमें मध्य शिरा, पिछाच यानी कि रैकिस के कक्ष में कलिका होती है, पर्णकों के कक्ष में कलिकाएं नहीं पाई जाती। देखो कैसे होती है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये, ठीक है, यहाँ पर हमने बड़ी सी लीफ बना ली है। एक मिनट, आपको मैं कंपाउंड लीफ का एग्जांपल बताती हूँ। इस तरीके से था ना, इसमें कई पर्णफलक थे कंपाउंड लीफ में, संयुक्त पत्ती में। और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलती है, छोटे छोटे पत्ते से आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम कक्षस्थ कलिका पिछास। क्लियर? और ये बोला जाता है, ये जो पार्ट है अनुपर्ण। क्या बोलते हैं इसको? अनुपर्ण बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर, इसके आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं। मध्य शिरा पिछास के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं लेकिन पर्णकों के आधार पर नहीं पाए जाते। देखो इसके आधार पर अनुपर्ण कैसे होते हैं। अनुपर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। अब देखो स्टिप्यूल होता क्या है, जैसे ये हमारी पत्ती है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्ते निकले रहते हैं इसको बोलते हैं स्टिप्यूल या अनुपर्ण बोलते हैं। क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर है भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नहीं पाए जाते हैं ये है थर्ड पॉइंट हमारा, लेकिन पर्णकों के आधार पर नहीं पाए जाते। इसमें पिछास के आधार पर अनुपर्ण होता है। पिछास मतलब, पिछास क्या बताया था मैंने आपको? अभी बताया था ना, एक कंपाउंड लीफ बना के ये इस तरीके से यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकल रही थी ये,
इसको बोल रहे थे ये तो थी हमारी कक्षस्थ कलिका और ये था अनुपर्ण। तो इसमें कक्षस्थ कलिका से अनुपर्ण निकलता है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सरल पत्ती शाखा पर अभिसारी क्रम में लगी रहती है तथा पुरानी पत्ती नीचे और नई पत्ती ऊपर लगी होती है। ये इस तरीके से होती है अल्टरनेट, पहले एक पत्ती फिर दूसरी पत्ती फिर एक पत्ती फिर दूसरी पत्ती। अब पर्ण पर अगर अभिसारी नहीं लगे होते हैं, इसमें देखो कैसे होता है, इसमें इस तरीके से होता है, बिल्कुल सिमिलर जो है चलती है ये लीव्स। ठीक है, हाँ, जिस प्लेस पे ये लाई करेगी उसी प्लेस पे ये लाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया है एग्जाम्पल। सरल पत्ती हमारी आम की, पीपल की और बरगद की होती है, और जो संयुक्त पत्ती होती है वो नीम, बबूल और आलू की होती है। ठीक है, और बेलपत्र वगैरह में भी संयुक्त पत्ती ही पाई जाती है। क्लियर सभी को यहाँ तक? आई होप कि आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फीडबैक जरूर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, सदिश और अदिश राशि में अंतर बताना आपको। अदिश और सदिश आपने पढ़ा भी होगा। देखो, अदिश राशि वो होता है जिसमें केवल परिमाण होता है तथा चाल होती है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। सदिश क्या होता है? सदिश जैसे कि पता ही चल रहा है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जैसे कि बल, आघूर्ण। क्लियर सभी को? इसमें उदाहरण है चाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अब देखो, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। नियम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगा दिया जाए। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा mu = mv। m यहाँ पर क्या है? सहती, और u है हमारा प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है? अंतिम वेग। क्लियर? m क्या है? यहाँ पर संवेग है। क्लियर सभी को? आगे फिर कह रहा है कि संवेग की महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी स्थितियों में यह संरक्षित रहता है, यहाँ तक कि संघटकों यानी कि कॉलिजन्स में या फिर विस्फोट के कारण होने वाली गति की दिशा में भी, जबकि गतिज ऊर्जा संगठन की दिशा में संरक्षित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि संवेग जो है हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। अब देखो, वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है? पट्टी एक्स जो है वो किसी पात्र की गहराई का मापन करने के लिए यूज़ होती है, जिसे समय ABCD जो है एक दूसरे को छूते हैं। उस प्रकार मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्यांक बिल्कुल एक सीध में नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्यांकों के इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। देखो, जो वर्नियर कैलिपर्स है, जो ये है आपका वर्नियर कैलिपर्स, इसको आप ना एक बार सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ, कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब जैसे ये कह दो कि ऑल्टरनेट जैसे कॉम्ब नहीं लगा देते और फिर ये एक दूसरे में फंसे होते हैं, तो इनके बीच के गैप में, मतलब इनके बीच में कुछ अंतर होता है, इसी अंतर को हम शून्यांक त्रुटि बोलते हैं। एक बार आप इसको देखना ज़रूर, तब आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा कि ये क्या है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना। अब देखो, ठोस द्रव गैस तो सभी को पता होता है। ठोस क्या होता है? ठोस के अणु बहुत पास होते हैं। ये हमारी ठोस की स्ट्रक्चर है, इसके जो अणु होंगे वो बहुत ही पास होंगे। क्लियर? फिर आगे बोल रहा है कि इसके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल, जब बिल्कुल चिपके हुए होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें ज़्यादा होता है। इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस के कण जो है अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। अब देखो, द्रव की संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के अणु होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, ये रहा। ठोस पदार्थों की तुलना में इनके जो कण होते हैं वो दूर होते हैं। इन कणों में परस्पर आकर्षण बल भी ठोस की तुलना में कम होता है। यह पदार्थ जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। कैसे? जैसे सपोज दैट हमने पानी लिया और उसको कटोरी में डाल दिया तो वो उसी की आकृति ले लेगा। अब हमने उसको टब में डाल दिया तो वो उसी की आकृति ले लेगा। अब बात करते हैं गैसों की संरचना की। तो जो गैसों के अणु होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्लियर? और इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होता है, नेग्लेक्ट होता है। इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होती है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, घूर्णन गति किसे कहते हैं? अब देखो, घूर्णन गति क्या होती है?
घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे कि लट्टू है, लट्टू तो आपने घूमता हुआ देखा होगा, अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमता है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल को स्थानांतरित नहीं करती, बल्कि वो अपनी धुरी के चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, उनका जो चाक चलता है वो उस पर घूमती हुई फिरकी, या फिर पंखा तो आप सभी ने देखा है ना, पंखे और अपनी अक्ष धुरी पर चलती हुई साइकिल का पहिया घूर्णन गति के ज्वलंत उदाहरण है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति के द्वितीय नियम को समझाइए। अब देखो, गति का द्वितीय नियम कौन सा होता है? न्यूटन के जो गति के नियम हैं आपको तीनों ही करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं। अब देखो क्या होता है, द्वितीयक नियम क्या है? इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है इसमें? संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्यों को करता है। इस प्रकार वस्तु पर आरोपित बल जो है F, उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें होने वाली उस वस्तु के द्रव्यमान और उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F = होता है m/a। ठीक है। अब अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल F है और उसमें बल की दिशा में त्वरण a है, तो वस्तु का द्रव्यमान m है, तो द्वितीय नियम के अनुसार F = ma क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा गति विषयक द्वितीयक नियम का। अब अगर F हमारा 0 रख दे, अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? a भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान m का मान 0 नहीं हो सकता है। यदि त्वरण का मान 0 है तो इसका अर्थ ये है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या फिर विराम अवस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति या विराम अवस्था को बनाए रखती है। ठीक है। अगर बल 0 है, फोर्स हमारी 0 है, तो जो वस्तु है वो किस में रहेगी? विराम अवस्था में रहेगी। क्लियर सभी को? यही न्यूटन का गति विषयक द्वितीयक नियम है। और न्यूटन का गति विषयक द्वितीयक नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है। न्यूटन के द्वितीयक नियम के बल का सूत्र प्राप्त होता है, इसलिए बल का मात्रक क्या होता है? kg/s²। क्लियर? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और हमारा जो है त्वरण का मात्रक क्या होता है? m/s²। और kg/s² को हम न्यूटन भी बोलते हैं। तो हमारा जो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन भी होती है। क्लियर सभी को यहाँ तक? हाँ, बल का मात्रक भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि kg/m² या फिर न्यूटन किसका मात्रक है, इस तरीके से। क्लियर सभी को भी यहाँ तक? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? चलिए, फीडबैक ज़रूर देना। नेक्स्ट हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आज हम 43 तक ही रखते हैं। यहाँ तक सभी रिवीजन लगाना और पढ़ के देखना। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनीवन। क्लियर सभी को? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।